सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हिंदी पैडागोजी की ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो है कंटेंट करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपका जब PYQ करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर कैसे क्वेश्चन करने हैं टॉपिक माइंड में रहेगा, तभी तो आंसर भी अच्छे से आप लगा पाएंगे। तो इसमें हम थर्ड प्रीवियस ईयर सेट को करेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन करेंगे 15 मार्क्स के। तो इसमें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी पैडागोजी का प्रीवियस ईयर पेपर का थर्ड पार्ट। मैंने पहला और दूसरा करा दिया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। और मैं ये भी बता दूं कि हिंदी पैडागोजी का कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पूरा टॉपिक वाइज करवा रखा है, प्लेलिस्ट है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिर ये वाला टॉपिक हम अभी स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ में आप भी इसके आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भाषा की कक्षा में प्राय समूह और जोड़ों में कार्य करवाया जाता है। इससे समावेशी कक्षा में जुड़े महत्वपूर्ण मूल्यों का विकास करने में अधिक मदद मिलती है। ये कौन से मूल्य हैं? तो ये कौन से मूल्य हैं? सहानुभूति नहीं, प्रयोगात्मक भी नहीं, ईर्ष्या करना ये भी नहीं, सहयोग करना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन आप कक्षा में बहुत सी वस्तुएं लेकर आईं और बच्चों से ये कहा कि उनके नाम बताओ। आपने बच्चों को उत्तरों को श्याम पट्ट पर लिखा। उन्हें बताया कि ये सभी नाम भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए प्रयोग के लिए जाते हैं, और इसे कहा कि ये संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आपने संज्ञा की परिभाषा बताई और आपके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इस विधि को क्या कहा जाता है। तो पहले आपने क्या कहा कि पहले ये बताओ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बता दी, और बोला कि अब फिर संज्ञा की डेफिनेशन बताई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका आगमनात्मक विधि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताया, फिर उसके बाद रूल से तक ले गए, तो इसलिए आगमनात्मक विधि ये होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। निगमनात्मक विधि क्या होता है? तो पहले रूल बता देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, तो इसको निगमनात्मक विधि कहते हैं। साथ साथ आप भी इसके आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना लास्ट में नंबर बताइएगा कि कितने बन रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, एक भाषी वक्ता बोले जा रहे हैं, तो क्या अभिव्यक्ति हैं? तो विचार बिंदु को औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में संप्रेषित करने लगते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब औपचारिक से जब मतलब एक दो बात करने लग रहे हैं, तो वो औपचारिक पहले फॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, फिर इनफॉर्मल हो जा रहे हैं, तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? तो इस विधि को क्या कोड मिश्रण बोलेंगे? नहीं। बोली बोलते हैं? नहीं। कोड अंतरण बोलेंगे। तो कोड अंतरण बोल सकते हैं इसको, अपभाषा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। किसी भाषा विशेष से शब्दों के अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्या ये वाक्य विन्यास है, आकृति विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, या अर्थ तत्व है? तो मतलब इसका अर्थ देख क्या है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो यह कि अर्थ का तत्व ही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो अगर किसी ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इसमें देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण भाषा की नवीन विषय वस्तु से परिचित करवाना है? नहीं। हाल ही में पढ़ाई गई विषय वस्तु का परीक्षण करना है? तो ये भी नहीं है। पहले से सीखी गई भाषा की विषय वस्तु को पुनः पढ़ना है? तो नहीं। अच्छी तरह से न सीखी गई भाषा विषय वस्तु को पुनः पढ़ना है। हाँ, तो ये होता है उपचारात्मक शिक्षण को इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो वही जो अच्छी तरह से नहीं सीखा है उसको दोबारा पढ़ने को बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, स्किनर की यह राय थी कि बच्चे उन ध्वनियों को दोहराते हैं
जिन्हें उन्हें आदानीय प्रक्रिया मिले। इस दृष्टिकोण का आधार क्या होता है? तो अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को दोबारा दोहरा रहे हैं, तो वो क्या होगा? तो ये क्या सहज ज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो नहीं। भाषा अर्जन है? तो नहीं, ये भी नहीं है। अवलोकनात्मक अधिगम है? तो नहीं। सक्रिय अनुकूलन है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसी विशेष कौशल के विकास संबंधी अपने अवलोकन के आधार पर आपने निर्णय लिया कि आप अपनी कक्षा में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। इस विधि के लिए आप किस कौशल का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपका डायरेक्ट होगा। तो क्या आप श्रवण कौशल, लेखन या पठन? नहीं, डायरेक्ट बोलना है तो डायरेक्ट बोलने का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आई होप साथ साथ आप लोग आंसर दे रहे होंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिकल्पना किया कि बच्चे ने भाषा सीखने में अंतर्निहित तात्पर्यता होती है? तो किसने ये बोला था? तो स्किनर ने बोला था? तो नहीं। जीन कम्युनिस्ट ने बोला था? ये भी नहीं। फ्रॉयड ने बोला था? नहीं। अंतर्निहित मतलब इनेट एबिलिटी होती है, ये चॉम्स्की ने बोला है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों को वाक्यांशों और वाक्यों की रचना करने के लिए सार्थक रूप से किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है? इससे संबंधित नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो अब इससे पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अर्थ निकालना चाहिए, सर्व विज्ञान या आकृति, वाक्य विन्यास को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बच्चा अपने आसपास बोली जाने वाली दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाओं के इस संपर्क को क्या बोलेंगे? तो इस संपर्क को क्या बच्चों की किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को हानि पहुंचेगी? तो हानि तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। बच्चों को लाभ होगा? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी द्वारा सुने जा रहे और उसके अर्थ के प्रति क्रिया देने से जुड़े निवेश मतलब इनपुट को यहाँ पे बोला है इनपुट के डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मतलब अब ये शिक्षार्थी क्या कर रहा है? सुन रहा है, उसका अर्थ के प्रति वो जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? भाषा बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आपके मित्र को व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने के लिए कहा गया है। आपके जो दोस्त है उसको व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने के लिए कहा गया है। वह आपके पास मदद के लिए आती है। आप उसे बताएं कि व्यवहारिक व्याकरण का तात्पर्य किस व्याकरण शिक्षण से होता है। तो आप कैसे बताओगे? संदर्भ में किया जाए। हाँ, तो व्याकरण का शिक्षण किस में किया जाए? संदर्भ में किया जाए, तभी वो अच्छा होगा और लाभ पहुंचाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रत्यास्मरण प्रकार का परीक्षण किसका आंकलन करता है? तो प्रत्यास्मरण क्या होता है? तो प्रत्यास्मरण चिंतन योग्यता का या स्मृति का, समझ का या कल्पनशीलता का। तो प्रत्यास्मरण होता है स्मृति का आंकलन करता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों से प्रोत्साहित होते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे किस प्रकार की गतिविधि से जो उनके लिए सार्थक होती है उसी से प्रोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। अध्यापक के लिए सार्थक हो? तो नहीं। योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए? नहीं। योजना बच्चों के द्वारा बनाई जाए? तो नहीं। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करना चाहते हैं। आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे कौन सा मूल्यांकन? मानदंड का करेंगे? नहीं। योग्यात्मक का करेंगे? निदानात्मक का करेंगे? तो निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके इसमें 15 में से कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।